अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, ताजर इत्तेहाद ताजर जो हैं, इन्होंने बड़ा ही भरपूर एहतजाज किया, शटर डाउन स्ट्राइक की और उससे लामाला ताजरों का भी नुकसान हुआ, ख़जाने का भी नुकसान हुआ और आवाम भी परेशान हुई। लेकिन इस हद तक ताजर क्यों गए? क्यों ताजरों के साथ मामला जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल नहीं हो सके? क्या है ताजर दोस्त स्कीम और क्यों उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और उसमें क्या सुकम है और किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है और किस तरीके से पाकिस्तान के टैक्स नेट को बढ़ाया जा सकता है? और क्या वाकई ताजर जो हैं ये पहले टैक्स नहीं दे रहे और मज़ीद हुकूमत टैक्स लेना चाहती है, और अगर लेना चाहती है तो वो डायलॉग के ज़रिए लेना चाहती है या फोर्सफुली लेना चाहती है? असल मामला ये है कि हम एक पॉलिसी डिज़ाइन कर लेते हैं और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए शदोमत से एफर्ट करते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस कि अगर हम कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो उस कम्युनिटी को एंगेज करें, उनके साथ बात करें, उनके साथ मुज़ाकरात करें तो कोई ना कोई कॉमन पॉइंट, कोई ना कोई बेहतर रास्ता निकल सकता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा और क्यों ये तासुर दिया जा रहा है कि तनख्वाहदार तबका जो है वो पिछले एक साल में 375 अरब रुपए के टैक्स दे रहा है और ताजर जो है उनके टैक्स में जो नुमाइंदगी है, ये टैक्स देने की जो शरह है वो आटे में नमक के बराबर है? क्या ये वाकई हकीकत है या नहीं है? इस सारी गुफ्तगू पे और इस स्ट्राइक के ऊपर और स्ट्राइक जो हुई गुज़िश्ता रोज़ उसका आउटकम क्या हुआ, इन तमाम तनाजुर पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने मुख्तलिफ शहरों के जो ताजर रहनुमा हैं उनको आज मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस पर बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, जो गुफ्तगू है ताजरों के जो मसाइल हैं उसके ऊपर, टैक्स के मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में, इस्लामाबाद स्टूडियो में शर्जील मीर साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ताजर एक्शन कमेटी मौजूद है मेरे साथ, और मोहम्मद काशिफ चौधरी साहब, सदर मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान, और कराची से मुझे ज्वाइन किया अतीक मीर साहब ने जो चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। सबसे पहले शर्जील मीर साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, ये जो आपने कल एहतजाज किया, शटर डाउन स्ट्राइक की, अब आम तासुर ये है कि शायद ताजर टैक्स नेट में आना नहीं चाहते, टैक्स देना नहीं चाहते और तनख्वाहदार तबका ज़्यादा टैक्स दे रहा है। तो ये ताजर दोस्त स्कीम है क्या जिसको एक मसला बनाया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने आज बुलाया ताकि आवाम को सही तरह समझ आ सके कि आखिर हम लोग क्यों मुखालफत कर रहे हैं, क्यों हमने अपना नुकसान करते हुए पूरे पाकिस्तान का गली मोहल्ला, गांव, कस्बा आपने देखा कि कल बंद था। अच्छा, अगर कोई कभी हड़ताल, कभी मैंने अपनी लाइफ में 26-27 साल हो गए मुझे ताजरों की सियासत करते हुए, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा कामयाब तरीन हड़ताल मैंने नहीं देखी, और शायद आपने भी ना देखी हो कि वो पहिया, हालांकि ताजर पहिया जाम हड़ताल नहीं देते, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि पहिया जाम है, क्योंकि तंदूर वाला भी बंद है, क्योंकि आपका स्टेशनरी वाला भी बंद है, आपके जो उनसे होटल एसोसिएशन भी बंद है, आपके जो भी तबकात थे उन्होंने अपना बेकरी एसोसिएशन सारों ने बंद किया। मतलब बहुत मुश्किल हुई कल। क्या वजह थी? लोगों को मुश्किलात थी तो उन्होंने हड़ताल की तरफ गए, नहीं तो कोई मानता नहीं किसी की बात। आजकल के इस दौर में जब मईशत का पहिया बिल्कुल रुक गया हो, हमारे कारोबार में सन्नाटा हो, हमारे जो से वो बाज़ारों में बिल्कुल रश ना हो और इकनॉमिक एक्टिविटीज़ है ही नहीं है पूरे मुल्क के अंदर, उस वक्त अपना नुकसान करना कोई बेवकूफ़ नहीं करता। अब समझने की बात यह है, कोई भी ऐसी चीज जिसको दोस्त कहा जाए, ताजिर दोस्त स्कीम, इन्होंने कहा हम लॉन्च कर रहे हैं ताजिर दोस्त स्कीम। अगर तो ये ताजिर दोस्त स्कीम होती तो इसका नाम ताजिर दोस्त रखने की जरूरत नहीं थी। ऑटोमेटिकली तमाम हमारे जो ट्रेडर्स थे वो उसमें रजिस्टर हो जाते और वो उसकी सहूलत लेते। असूली तौर पे कहा यह गया था, ये जो ताजिर दोस्त स्कीम हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ये उन लोगों के लिए जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो हम टैक्स की ब्रॉडनिंग करते हुए हम लोग उन लोगों को शामिल करना चाहते हैं जो टैक्स नेट में नहीं है। और एक नॉमिनल सा हम एक लगाएंगे, आपका टैक्स लगाएंगे जिससे तमाम के तमाम, हम ये समझते हैं 1.25 करोड़ ताजर, 1 करोड़ ताजर मौजूद है और आज नेट के अंदर से 20 लाख ताजर है। क्या टैक्स की ब्रॉडनिंग हमने करनी थी? कहते हो हम टैक्स देना नहीं चाहते, हम टैक्स देना चाहते हैं, तुम लेना नहीं चाहते हो। टैक्स की ब्रॉडनिंग करना, इतना अरबों रुपए का महकमा बना के रखा है, अरबों रुपए की तनख्वाहें आप लेते हैं, तो टैक्स की ब्रॉडनिंग ताजिर करने नहीं देते। भाई ताजिर क्यों करने देंगे? आपका काम है टैक्स की ब्रॉडनिंग करना, वो आप करें। अब इन्होंने क्या किया, वो स्कीम बनाई, उन्होंने कहा जी हम 1200 रुपया महीने का टैक्स देंगे, वो ताजिर जो से टैक्स नेट में नहीं है।
बहुत अच्छी बात है, आप टैक्स नेट में इनको लाए, आपने इनको तरीकाकार बताया हुआ है कि आपके पास बिजली के बिल मौजूद है, आपके पास कमर्शियल मीटर्स मौजूद है, उनके ज़रिए आप सारे का सारा काम कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, टैक्स का मतलब है, इनकम टैक्स का मतलब है सालाना आमदनी पे अगर तो आपने कमाया है, नफा लिया है, उस पे आप टैक्स अदा कर दें। ऐसा ही है ना, इनकम टैक्स का मतलब ये होता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रॉपर्टी का डीसी रेट मुकर्रर किया कि क्या प्रॉपर्टी का डीसी, पहले तो उन्होंने एफबीआर ने डीसी रेट बढ़ाए हैं, बड़ा टेक्निकल काम किया है। 2-3 सालों में इन्होंने डीसी रेट इतने ज्यादा कर दिए वो मार्केट वैल्यू से बिल्कुल करीब तरीन है। इन्होंने अब क्या कहा कि डीसी रेट के मुताबिक आपकी जो दुकान है, अगर 70 लाख रुपया की मरला दुकान है, तो वो हम सालाना 10 लाख रुपया 10% उसको असेस कर लेंगे, यानी कि वो क्या हो गया 7 लाख रुपया सालाना। आप मुझे बताएं, बड़ी आसान लफ्ज़ों में सुने ज़रा, क्या इनकम टैक्स लेने के लिए प्रॉपर्टी की ज़रूरत है? जबकि हम प्रॉपर्टी टैक्स अदा करते हैं, चाहे हम अगर रेंटल हैं, कमर्शियल हैं, तो कमर्शियल उसका रेट दे रहे हैं, और अगर आप कह रहे हैं कि हम सेल्फ में, फिर भी हम प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर रहे हैं। अब आप प्रॉपर्टी के हुजूम पे अगर टैक्स लगाएंगे तो आप खुद सोचें कि एक गरीब आदमी जिसका दादा दुकान छोड़ के गया, कारोबार कोई भी नहीं करा, दुकान बंद है, आप कह रहे हैं तो 7 लाख रुपया सालाना मुझे जमा करवाएं दो, करवाओ, और वो मुझे महाना की बुनियाद पे जमा करवाएं। आपको क्या पता, हाँ उसके बाद हम आपका इसको मिनहा कर देंगे साल के बाद। मुझे आप ये बात बताएं कि आपको कैसे ये इल्हाम हुआ, आपको कैसे इल्हाम हुआ कि इस साल मुझे नफा होगा? मुझे, आपको क्या पता कि मैं 7 लाख रुपया नफा कमाऊंगा? हम ये चाहते हैं, बिल्कुल गैर मुनसिफाना है, इसका इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक ही नहीं है। भाई हमने कहा आसान तरीका है, भाई हमने ताजरों को आसान तरीका वाजा कर दिया, भाई अपनी कहानी में कर दिया। आप जब ये पॉलिसीज बनाते हो तो क्यों नहीं हमें शामिल करते? आप कहते हो हमें IMF का दबाव है। इसी पे ना गुफ्तगू आगे लेके चलता हूँ। काशिफ चौधरी साहब, जो बात मीर साहब ने की, आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि ये जो ताजिर दोस्त स्कीम के नैरेटिव को लेके हुकूमत चल रही है और आप लोगों की इसमें नहीं कंपेटिबिलिटी बन पा रही, क्या इसकी वजूहत ये हैं या इसके अलावा भी कोई वजूहत है? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि ये ताजर दोस्त स्कीम नहीं, ये तिजारत दुश्मन और ताजर कुश स्कीम लाई गई। इस स्कीम के खदोखाल ये बनाए गए कि इस स्कीम के अंदर बड़े बड़े इलाकों को एक ही शरह का टैक्स लगा दिया गया। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा बाज़ार जिसके अंदर कई हज़ार दुकानें हैं, उसका फ्लैट रेट मुकर्रर कर दिया गया कि वो 60,000 रुपया महीना देगा। किसी बाज़ार का 50,000, किसी का 40,000 रुपया महीना, बग़ैर ये तफरीक किए कि यहाँ कारोबार छोटा है या कारोबार बड़ा है, उसकी आमदन कम है या उसकी आमदन ज़्यादा है। ये किसी तरीके से भी मुनसिफाना टैक्स नहीं हो सकता कि एक इलाके के ऊपर आप एक टैक्स नाफिज कर दें, पहली बुनियादी बात। दूसरी बात यह कि उसकी अदायगी का तरीक़ाकार ये रखा गया कि आप हर महीने जमा कराएंगे, और अगर जमा नहीं करवाएंगे तो FBR की टीमें वहाँ विज़िट करेंगी, उस दुकान को सील करेंगी, उसको जुर्माना करेंगी। बस ज़बरदस्ती एक टैक्स नाफिज करने की कोशिश की गई, जबकि वो दुकानदार जिस पे इनकम टैक्स के नाम पे ये एडवांस टैक्स नाफिज किया जा रहा है, वो पहले ही 44 किस्म के टैक्स दे रहा है। वो बिजली के बिल के ऊपर 13 किस्म के टैक्स देता है, वो अगर सुई गैस इस्तेमाल करता है तो उस पर टैक्स देता है, वो जिस तरह का भी कारोबार करता है उसके लाइसेंस फीसें और उसके टैक्सेस देता है। अगर मैं इख्तिसार के साथ बात करूं कि पैदाइश के वक्त बच्चा पैदा होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट भी टैक्स दिए बगैर नहीं बनता, और जब वो फौत होता है तो अब तो कब्रों पे भी टैक्स लग गया है। तो पैदाइश से मौत तक तो हर शहरी भी टैक्स दे रहा है और ताजर भी टैक्स दे रहा है। इतनी महंगी बिजली वो इस्तेमाल कर रहा है कि बिजली की असल पैदावारी लागत से कई गुना ज़्यादा 70 से 90 रुपए यूनिट इस वक्त मेरा ताजर कमर्शियल बिजली का बिल देता है। वो बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहा, तो कैसे वो ये जो जालिमाना नया टैक्स लगाया जा रहा है वो दे? वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, वो विद होल्डिंग टैक्स में रजिस्टर्ड है, वो वैल्यू एडेड टैक्स देता है, वो एक्साइज ड्यूटियां देता है, वो प्रॉपर्टी टैक्स देता है। मैं गिरवाना शुरू करूं तो एक गर्दान है 44 टैक्सों की जो वो दे रहा है। और उसके बाद इस सुकड़ी हुई मईशत में इतने बदतरीन माशी हालात के अंदर कि जब लोग दुकानों के किराए नहीं दे पा रहे, जब लोग अपने दुकानों के बिजली के बिल नहीं दे पा रहे। मैं बिजली के बिलों के लिए आपको बताऊं, जहां घरों में खवातीन जेवरात बेच रही हैं, नौजवान मोटरसाइकिल बेच रहे हैं, मेरे ताजर अपनी दुकानों का असल जर बेच के बिजली के बिल दे रहे हैं, तो बिजली के बिल वो नहीं दे पा रहे। और जुल्म क्या है कि बिजली का बिल दे नहीं पा रहे और 2800 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे
आईपीपीज की उन कंपनियों को जा रहा है कि जो बिजली ना बनाएं वो तब भी पैसे ले रहे हैं, वो कम बनाएं तब भी पैसे ले रहे हैं। और वो कौन है? वो तो इस मुल्क के हुक्मरान तबके के अंदर हैं। वो आईपीपीज को नवाजने के लिए कौम अब कितनी कुर्बानी दे। सनत मेरी चल नहीं रही बिजली के महंगे बिलों की वजह से, टैक्सेस की वजह से। हालत ये है कि इस वक्त मुल्क की इंडस्ट्री बंद हो रही है, सनतकार मुल्क छोड़ के जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, हमने सनतकारों को हड़ताल की कॉल नहीं दी थी, हमने कराची से खैबर तक शटर डाउन की कॉल दी थी। लेकिन मैं कराची गया तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लोग मुझे मिले। पहली दफ़ा तारीख में कराची चैम्बर ने हड़ताल की हमायत का ऐलान किया। वहाँ पे काटी की, वहाँ पे साइड की, वहाँ पे औरंगी की, कोरंगी की इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन ने इंडस्ट्रियाँ बंद रखी हैं, इसलिए कि हालात के हाथों वो तंग आ चुके हैं। और ऊपर से हुकूमत इस तरह जबरन टैक्स नाफज करना चाहती है। इस जबर से और हुकूमतों की अयाशियों के लिए लोग नहीं अब टैक्स दे सकते। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। अतीक मीर साहब, आपका ताजर की जो सियासत है ताजरों की, उसमें एक अहद है, एक वक्त गुजरा है। ये फरमाइएगा, ये ताजर दोस्त स्कीम है, मेरे दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने नुक्ता नज़र सामने रखा। आप भी ये समझते हैं कि इन नुक्ता नज़र को बेस करते हुए ताजर दोस्त स्कीम जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए और यही इसके सुकम है, या इसके अलावा भी इसके अंदर कोई सुकम आप देखते हैं? देखिए, जो बुनियादी गलतियां हैं वो ये कि एक ऐसे वक्त में एक भारी जो अमाउंट है जो माहाना बुनियाद पर जो लागू किया, जैसे 60,000 की एक मिसाल आती है कराची में। मुल्क में सबसे ज्यादा कराची वही शहर है जहाँ 60,000 की कैटेगरी में या एक स्लैब टेबल में इलाकों को लाया गया। ये दुरुस्त है कि जो एडवांस टैक्स ये ऐसा ही है जो साल के बाद जब 7,20,000 रुपए एक ट्रेडर जमा करवा चुका होगा तो आखिर में उसको गोशवारा दाखिल करना है और उसका टैक्स जरूरी नहीं है कि 7,20,000, क्योंकि कई जगहों पे वो एडवांस टैक्स दे चुका होगा। जब वो गोशवारा दाखिल करेगा उसका टैक्स 1,00,000-1,25,000, जिन लोगों का 1,00,000-1,25,000 टैक्स होगा वो 7,20,000 जमा करवा। तो मुझे ये बताइए कि वो 6 लाख 5.5 लाख की रकम वो वापस मिल सकेगी? क्योंकि देखिए ये तो शाख नाजुक पे बैठी हुई हुकूमत है। आप देखें इन लोगों ने तो इससे कबल भी मुल्क सवारों कर्ज उतारों की स्कीम में एक भारी अमाउंट आज तक कोई आवाज ही नहीं निकाली कि वो रकम गई कहाँ। इसी तरह ये मुझे नहीं लगता 2-3 महीने के बाद ये लोग होंगे। जब ये नहीं होंगे तो आने वाला कहेगा खजाना खाली है। तो हम अपना एडवांस जो टैक्स है वो किससे लेंगे? तो इसलिए ये एक ऐसे वक्त में कि भारी अमाउंट नाफिज किए गए कि मैं मुल्क की हालत के बारे में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कराची की जो मार्केटों की सूरत हाल है वो बदतरीन है। मई से लेकर आज अगस्त का इख्तिताम है, यकीन जानिए 70% मार्केटों में डिक्लाइन है। लोग इन चंद महीनों में अपना असासा खत्म कर चुके। एक तो मार्केटों में कारोबार नहीं, उस पर बढ़ते हुए बिजली के बिल हैं। तीसरा देखिए कितनी सफाकियत है, कितने बेरहम लोग हैं ये कि इन्होंने खाने पीने की हर वो चीज महंगी कर दी कि जिसके तहत लोग बच्चों को मार रहे थे, खुशियां कर रहे थे। दाल, रोटी, आटा, अनाज। अब 3 रोज के लिए हड़ताल का ऐलान मुल्क भर के ग्रोसरी मर्चेंट्स ने कर दिया है। तो ये मुल्क तो अनारकी की तरफ जा रहा है। देखिए एक पैरामीटर साबित हुई हड़ताल को आप महज हड़ताल के तनाजुर में ना देखें। हड़ताल एक पैरामीटर है, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक रेफरेंडम है, इसकी पॉलिसियों के खिलाफ इज़हार नफरत है। यकीन जानिए मैं 35 साल से ट्रेडर्स की पॉलिटिक्स में हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपकी बात बता दूं, मैंने इतनी ज्यादा फेवर पान के खोखे, छोटी छोटी दुकानें, गली मोहल्ले की, हत्ता कि मेडिसिन मार्केट ने कभी हड़तालों में हिस्सा नहीं लिया, कभी अज खुद ट्रांसपोर्टर ने हिस्सा नहीं लिया। हर ट्रेड ने इसमें शमूलियत अख्तियार की। मुझे ऐसा लगता है कि अगले मरहले में अगर हम ये आवाज दें कि अब बाहर निकलना है तो शायद मामला अनारकी की तरफ। अच्छा मीर साहब ये फरमाइएगा कि किस तरीके से
ऐसी पोजीशन हो या ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए कि पाकिस्तान में टैक्स नेट जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाए और ताजिर भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से कारोबार कर सके और वो उनको नुकसान कम से कम हो और मुल्क को भी चले, कोई विन विन पोजीशन का कोई फार्मूला आपके जहन में है? देखिए, ये आवाज आपने कभी नहीं सुनी होगी किसी ट्रेड लीडर की तरफ से कि टैक्स नहीं देंगे। जाने क्यों इस तरह की स्कीम्स लाई जाती है जिसमें रिश्वत का रास्ता ओपन किया गया। माजी में बड़ी अच्छी स्कीम्स भी आई हैं, उन्हें दोहराया जा सकता है, जिसमें ताजिरों पे एतमाद किया। देखिए, सबसे पहली जो कोशिश हुकूमत की होनी चाहिए, सबसे पहले आप पायलट बनाएं। पायलट बनाने के लिए एक आसान रास्ता दें, ट्रेडर्स पे एतबार करें। फिर आप उसके बाद चेक एंड बैलेंस करें कि जो लोग नहीं हैं आप उन्हें जबरदस्ती पायलट बनाएं, आप सजा रखें, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। कभी भी ऐसी स्कीम्स को हुकूमती सतह पे पजीराई नहीं की जो आसान हो और जिसमें रिश्वत का रास्ता रुकता। मैं समझता हूँ कि इस वक्त टैक्स कल्चर, मैं जिस शहर में बैठा हूँ जो वाशी हब है, मैं पूरी ये आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, यहाँ तक आज भी टैक्स कल्चर मुल्क में सबसे ज्यादा है। आज भी लोग कहते हैं कि ये तरीकेकार बेहतर हो, हम टैक्स देने को तैयार हैं, पायलट बनने को तैयार हैं, लेकिन अगर खौफ के, अंदेशों के रास्ते और रुकावटें पैदा की जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि जो सिस्टम में मौजूद हैं वो भी बाहर आ जाएंगे। ये ताजिर दोस्त के नाम से टैक्स की मुतारिफ करवाई गई है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लोग जो फाइलर हैं वो भी बाहर आ जाएंगे। आपने फाइलर्स को भी इसमें ये एडवांस टैक्स की शर्त में शामिल किया है, तो मुझे लगता है कि आने वाला जो मरला है, अगर आपने होश के नाखून ना लिए, आपने इसकी इस्लाह ना की, इसकी गलतियों को दुरुस्त ना किया, तो मैं समझता हूँ कि पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। फिर आपको टैक्स देने वाला नहीं मिलेगा। फाइलर्स का बाहर आ जाना ये ज्यादा खतरनाक है, किसी का फाइलर ना बनना ये तो चले खराबी है, इसलिए इसको बेहतर बनाया जा सकता है। आपने 31 लाख फाइलर्स की बात की है कि वो टैक्स में आ जाएंगे, मैं कहता हूँ 1 करोड़ आ जाएंगे। आप बैठ के संजीदगी से बात तो करें। अगर आपको सिर्फ IMF से कर्जा ही लेना है और आप टैक्सों पे डिपेंडेंट नहीं हो तो ये एक अलग बात है। माजी की हुकूमतों ने यही कि उन्होंने सिर्फ सूद की किस्त को पूरा करने के बाद मजीद कर्ज लिया, गुलछर्रे उड़ाए, मजे किए। अभी तो हमने ये तफसील बात ही नहीं की कि जो असेंबली में बैठे लोग हैं इनके लल्ले तुलले बंद किए जाए। हम कहते फिर भी इस मुल्क की खातिर कुर्बान है, लेकिन ये जो कसाब बैठे हुए हैं, ये जो बड़े बड़े वडेरे हैं, हम फिर भी कहते हैं कि हम मुल्क को चलाएंगे, हमसे मुनसिफाना बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, देते अब भी देंगे। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, टैक्स के मामले में अब तक जो मेरे पैनलिस्ट ने गुफ्तगू की, एक पॉइंट तो सामने आ गया कि अगर हुकूमत किसी पॉलिसी को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने की बजाय इन्हीं ताजरान से, इन्हीं ताजर रहनुमाओं से बैठ के बात करे, गुफ्तगू करे, तो मेरा ख्याल ये है कि विन विन की पोजीशन निकल सकती है, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से शायद मामला हल ना हो। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। शर्जील मीर साहब, ये बात तो तय हो गई कि हुकूमत जो है वो जो भी पॉलिसी फोर्सफुली लाएगी उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले ये तासुर था कि शायद पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से ना मुखालफत की जाती है, लेकिन जो आपकी हड़ताल रही उसमें तो वो चीज़ें तो शायद सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर सब ने अपना हिस्सा डाला। सवाल ये है कि एक दूसरी जो बात डिस्कस की जाती है कि शायद ताजर बिरादरी जो है वो इतना टैक्स नहीं देती जितने तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा है, और 375 अरब रुपए का टैक्स है जो पिछले साल तनख्वाहदार तबके ने दिया। ये तासुर जो है ये आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा है या इसमें कोई हकीकत है? देखें, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, बताऊँगा कि जो हमारी परसों की हड़ताल गुजरे जी, उसने उसको तमाम सियासत को, पाकिस्तान की सियासत को फारिग कर दिया जी। उसने अवाम का तमाम तबके, चाहे वो किसी जमात का है, PTI का है, PMLN का है, आपका PPP का है, कोई भी पार्टी का अगर वो बंदा है, उसने अपनी दुकान को, अपने कारोबार को, अपनी जिस चीज़ को कर सकता था उसने बंद किया है। इसका मतलब है तमाम पार्लियामेंटेरियन पे बदएतमादी का इजहार किया है, इसलिए कि 77 साल से इन्होंने मुल्क को लूटा है
और बैठ के कल उनका तर्जुमान कह रहा था हम तो वापस नहीं लेंगे, तो उस तर्जुमान के लिए कि तुमने तो आते जाते रहना है, ये हमारा मुल्क है, ताजरों ने इसको सर्व करना है। जब भी कोई मुश्किलात आई हैं पाकिस्तान में, या पाक फौज या हमारे जो रिपोर्टर्स भाई हैं वो उस मुश्किल में पहुंचते हैं, या एक होता है जब अगर पैसे की बारी आए तो ताजर वहां पे पैसे खर्च करता है। आप लोग तो आने जाए, आप तो छोड़ के अपने, जब हुक्मरानी ख़त्म होती है आप छोड़ के बाहर चले जाते हो, यहाँ रहते नहीं हो, लिहाजा ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सवाल किया जी कि सैलरी पर्सन हमारे भाई हैं, भी आजकल वो भी बड़ी मजबूर है, मुश्किल में है, लेकिन मजबूरी ये है कि देखिए हमारी उनके साथ कोई मुआवजना नहीं है। पहली बात यह है कि आप देखें ताजर करता क्या है, ताजर अपना पैसा लगाता है, बात समझने की है, अपना पैसा लगाता है और दुकान बनाता है, दुकान पहले खरीदता है, फिर उसमें अपनी माल डालता है अपना पैसा लगा के, ठीक करोड़ों रुपया खर्च करता है। उसके बाद 8, 10, 5, 4, 5 सेलमैन रखता है, यानी कि रोजगार मुहैया करता है वो। उसके बाद वो अपने पैसे कमाता है अपने घर के लिए, फिर आपके लिए वो टैक्स जनरेट करता है। हमारे में और उनमें बहुत फर्क है। सैलरी पर्सन में वो जमा करवाते हैं, अगर हम जमा ज़्यादा नहीं करवाते, मैं ये समझता नहीं हूँ ऐसी बात, लेकिन अगर हम जमा नहीं करवाते, ये कसूर FBR का हमारा नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर आप बताएं कि अगर सिर्फ 20 लाख ताजिर यहाँ पे मौजूद है और आपका कम से कम 1 करोड़ ताजर नेट में नहीं है, अगर वो 1 करोड़ ताजर आपकी मुनसिफाना पॉलिसीज होते हुए वो नेट में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका ताजरों का टैक्स बहुत, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अगर आपने अपनी मईशत को बेहतर करना है, अपनी मईशत को बेहतर चलाना है, अगर आपने कामयाब मुल्क होना है, तरीका याफ्ता होना है, तो SME सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा। आखिरी बात, यहाँ पे हालत ये है, हुक्मरानों के लिए बहुत बड़ी ये ज्यादती वाली बात है, अब कुर्बानी इनकी देने का वक्त है। अपनी जिदादों को, चाहे वो बाहर है चाहे वो अंदर है, इनको चाहिए कि ये कौम की खातिर आज ये करें कि 20% जिदादों को बेचें और कौमी खजाने में जमा कराएं। उनको लोग देखेंगे और टैक्स जमा कराएंगे। लिहाजा आप होश के नाखुन लो। आज यहां अलमिया ये हो गया, जिसके पास 5 करोड़ भी मौजूद है, वो बाहर लेके जाने के और बाहर सेटल होने के लिए तैयार हो गया है। मुल्क जो है तबाही की तरफ जा रहा है, इसको तबाही को हुक्मरान रोक सकते हैं। इनके पास प्लानिंग होनी चाहिए और इनके पास तो प्लानिंग्स भी नहीं है। मैं मीर साहब बिल्कुल, काशिफ चौधरी साहब जो बात शर्जील मीर साहब ने की, प्लानिंग नहीं है, मसाइल हैं। आप चूँकि इस दश्त में, इस तहरीक में सलार की हैसियत से चीज़ें कर रहे हैं, सवाल यह है कि FBR में क्या ऐसी चेंजिंग हो कि टैक्स नेट भी बढ़ जाए, ताजर भी कंफर्ट जोन में आ जाए, कोई तजवीज़, कोई ऐसा मामला? देखिए, मैं मुख्तसर सी बात पहले तनख्वाहदार तबके के हवाले से करूँगा कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। हमने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में इस स्लैब को दुरुस्त करने की बात की है, हमारा एक मुतालबा ये भी है। लेकिन यहाँ ये भी गुजारिश करना चाहूँ कि तनख्वाहदार तबके के अंदर खुद सदर पाकिस्तान, गवर्नर्स, आला अदलिया के जजेस और बहुत से लोगों को तो इनकम टैक्स की छूट कानूनन दी गई है। मैं सवाल करता हूँ कि उनको छूट क्यों दी गई है, जिनकी लाखों में तनख्वाहें हैं, जिनकी गाड़ियाँ सरकारी, जिनको मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, मुफ्त पेट्रोल, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, और यही नहीं, उनको वहाँ से फारग होने के बाद भी ताहयात मराहत मिलती हैं। उनको ये छूटें क्यों दी गई हैं? फिर दूसरी बात है कि ये तनख्वाहदार तबका सिर्फ सरकार का नहीं है, ये मेरे कारोबारी लोग जो फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, जो कारोबार इस्टेब्लिश करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, वो खुद अपनी कंपनियों के डायरेक्टर्स होते हैं, फिर वो अपने कारोबार से पैसा जनरेट करके अपने प्राइवेट मुलाजमीन को देते हैं। ये सारा उसका भी टैक्स है जो 375 अरब है। दूसरे लफ्ज़ों में 375 अरब के इनकम टैक्स के अंदर बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे ताजरों और सनतकारों का है, जबकि इसके मुकाबले में ज़री जागीरों के मालिक वो पाकिस्तान के अंदर 20% लोग, 4% लोगों के पास मुल्क की जो है वो मेजॉरिटी ज़री ज़मीनें हैं, और वो कितना टैक्स देते हैं? 5 अरब रुपया। तो ज़री जागीरों पे तो टैक्स नहीं लगाया जाता। दूसरी बात है कि टैक्स कल्चर परवान कैसे चढ़ता है जी। देखिए, मसला यह है कि मेरा ताजर ज़कात देता है, सदकात देता है, खैरात देता है, मुल्क के अंदर मदारस का नेटवर्क, मसाजिद का नेटवर्क, यतीमों की कफ़ालत, गरीबों की परवरिश, ये खैराती हस्पताल, अच्छा ये भूखों को खाना खिलाना, सैलाब और जलज़ला, हर मौके के ऊपर ताजर आगे बढ़ के कंट्रीब्यूट करता है। क्यों? कि उसका ये कंसेप्ट है कि इससे मुझे सवाब मिलता है। जबकि दूसरी तरफ टैक्स क्यों लोग छुपाते हैं कि जब टैक्स का पैसा हुक्मरानों की अयाशियों पर खर्च हो,
जब उनकी गाड़ियों के कानवाई और प्रोटोकॉल पर खर्च हो, जब हमारे हुक्मरानों को और मुक़्तदर लोगों को ज़ुकाम हो और वह जहाज़ की टिकट लेकर सरकार के खर्चे पर बाहर इलाज कराने चले जाएं, तो फिर लोग टैक्स नहीं देते। टैक्स इसलिए दिया जाता है कि मेरे मुल्क के बच्चे को मुफ्त तालीम मिलेगी, हस्पताल में बाइज्जत इलाज मिलेगा, सेहत की सहूलत के साथ पीने का साफ पानी मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। जब गटर उबल रहे हों, जब बदबू और ताफ़न हो, जब तहफ़्फ़ुज़ ना मिल रहा हो, जब अस्पताल में डिस्प्रिन की गोली भी ना मिले और बरात याफ्ता तबके और अशराफिया का बैरून मुल्क मुफ्त इलाज हो, तो फिर लोग कैसे टैक्स देंगे? ठीक। अब रही बात कि टैक्स कैसे बढ़ेगा, देखिए बुनियादी बात यह है कि जब तक आप एतमाद की फ़िज़ा पैदा नहीं करेंगे, पहला मामला एतमाद की बदएतमादी है हुक्मरानों पे, बदएतमादी है सिस्टम पे और एफबीआर पे, जिसकी वजह से लोग उस सिस्टम में नहीं आते। फिर उस डर, खौफ, ब्लैकमेलिंग, रिश्वत और करप्शन के निज़ाम को दुरुस्त करना होगा कि जो लोग नेट के अंदर आए उनको इस तरह डराया गया, इस तरह नोटिस भेजे गए कि वो बहुत से लोग नेट से बाहर निकल गए। तीसरी बुनियादी बात यह कि टैक्सेस की शरह को कम करना होगा। ये जो 45% के टैक्सेस हैं, इस टैक्सेस के अंदर तो लोग कारोबार नहीं कर सकते। आप टैक्सेस की शरह को मुनसिफाना कीजिए। फिर ये जो 44 किस्म के टैक्स हैं, वफाकी टैक्स, सूबाई टैक्स और नीचे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक के टैक्स, इसको आप वन टैक्स सिस्टम पे ले आइए ताकि देने वाले को पता हो मुझे क्या देना है और कौम के खजाने के अंदर वो जाए, वो लोगों की जेबों में ना जाए। ठीक। उसको दुरुस्त करना है। फिर आसान और सादा टैक्स का फॉर्म लाना है। आप देखिए 32 सफ़े का इंग्लिश का रिटर्न फॉर्म है जो एक पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं भर सकता। मेरा वो गैर तालीम याफ्ता ताजर वो उसको कैसे भरेगा? अब ये कहते हैं डिजिटलाइजेशन। मैं सवाल करता हूं कि आज की इस दुनिया में वफाकी दारुल हुकूमत में इंटरनेट नहीं चल रहा, तो वो जो पंजगोर में, वो जो दीर में, वो जो मालाकंड में, वो जो भक्खर और लैया में, वहां क्या करें लोग? वहां तो इंटरनेट सर्विस ही नहीं है। तो इसलिए जब तक हम सिस्टम की इस्लाह नहीं करेंगे, लोगों को एतमाद नहीं देंगे, फिर टैक्स गुजार की इज्जत नहीं करेंगे। अब टैक्स गुजार को कहा जाए चोर, जिस टैक्स के पैसे से चौकीदार से लेकर सदर पाकिस्तान तक को तनख्वाहें मिलती हैं उसको चोर कहा जाए, तो लोग क्यों टैक्स देंगे? बिल्कुल। इसलिए इसके इस्लाह की जरूरत है। अतीक मीर साहब, सर ये जो बात है कि तनख्वाहदार तबका जो है वो ज़्यादा पिस गया, उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लागू हो गए और ताजिर जो है वो टैक्स नहीं देते, ये गो कि मैं इससे इतफाक़ नहीं करता, लेकिन बहरहाल ये एक नैरेटिव है जो मार्केट में चल रहा है। सर ये फरमाइएगा कि इसमें कितनी सदाकत है और आपके पास क्या तजवीज़ है, किस तरीके से टैक्स नेट को स्मूथली बढ़ाया जा सकता है? जहाँ तक तनख्वाहदार तबका है वो हमारी तरह एहतजाज नहीं कर सकता। उन्हें एहतजाज अगर वो करें तो शायद इस जुल्म ज्यादती उनके साथ है। अगर हम कहें कि उनकी गर्दन आपने दबोच ली है तो हम अपना भी गला पेश कर दें, तो ऐसा नहीं है। ताजिर उठे तो बड़ी आवाजें आपने देख लिया, और माजी में भी ताजिरों ने अपनी खुद, अपनी इत्तेहाद, अपनी यकजहती को साबित किया है। और हक के लिए आवाज उठाना ये दुनिया भर में एक सिस्टम है, एक तरीक़ेकार। रही बात कि कैसे टैक्स, देखिए टैक्स आमदनी के बाद एक अच्छा टैक्स, जैसी आमदनी वैसा टैक्स। जैसे आप देखें एक खेत है, अगर वो फल फूल रहा, अच्छी फसल, तो फिर यकीनन उसकी ग्रोथ, उसको उस इस्तेफादा आप कर सकते हो बेहतर ग्रोथ के बाद। इसी तरह आप देखिए एक ताजिर है, कभी सवाल नहीं करता कि मुझे टैक्स का बेनिफिट क्या है, लेकिन आप देखिए बरसात होती है, खरीदार मार्केटों से गायब, महंगाई होती है, खरीदार की कुत खरीद खत्म हो जाती है, अनाज महंगा होता है, खरीदार खाने पीने तक महदूद हो जाता है। और जितने भी मसाइब मुश्किलात खरीदार पे, आवाम पे, हमारा जो कस्टमर है वो जो मुश्किल में आएगा तो हमारी खरीदारी पे असर आएगा, हमारी खरीदारी पे असर आएगा, हमारी आमदनी कम होगी। जब हमारी आमदनी कम होगी तो टैक्स बेस बिल्कुल कम होगा, मुतासिर होगा, इसमें दूर आए नहीं। तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ठीक करना किसकी जिम्मेदारी? इसी तरह हम आवाम की खुद खरीद को बेहतर करना किसकी? मैं आपको बताऊं, इस वक्त मुझे इसके अलावा कोई चीज नजर नहीं आती कि चारों तरफ मैं देख रहा हूं कि हर शख्स, वो कहते हैं कि संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है।
तो बिजली का बिल हर शख्स ने हाथ में उठाया है और उसकी आंखों में नफरत की चिंगारियां हैं। जिसे देखें रो रहा है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनके अच्छे कारोबार है। अभी एक साहब ने कहा 3 लाख रुपए मेरे घर और दुकान का बिल है, मेरी 4 लाख रुपए आमदनी नहीं है, मैं क्या करूं? तो ये बातें भी हुकूमत को दूर करना है। ये मसाइल किसके हैं, इसे ठीक कौन दूर करेगा? मैं ठीक बार कहता हूं कि इस वक्त मुल्क में अनारकी को रोकना है तो बिजली के बिलों पर हंगामी कमेटी बिठाइए, और ये जो आप जो 100-200 यूनिट की बात करते हैं, बिला तफसीस मीर साहब कोई मीर साहब कमी करें। मेरी ज़ाती राय ये है कि देखिए अब गर्मी का मौसम निकल गया, अब तो वैसे ही ग्रेजुअली बिजली के बिल कम आएंगे, अब तो जो वबाल आएगा आवाम के ऊपर वो गैस के बिलों को आएगा। मैं आपकी बात से बहरहाल इत्तफाक करता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती एक राय है, मैं उसमें बोलता भी हूँ। मैं आप ताजर जो रहनुमा है उनको भी कहता हूँ कि असल मसला ये IPPs का है, तो फिर IPPs के जो मुआहदे हैं उनकी तजदीद नहीं होनी चाहिए, उनकी रिन्यूअल नहीं होनी चाहिए। जब रिन्यूअल नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली जो है बिजली का रेट नीचे आ जाएगा और वो IPPs भी अपनी कीमत नीचे लाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मैं शर्जील मीर साहब आपसे सवाल ये कि आपने एक स्ट्राइक की, उसमें आपका भी नुकसान हुआ, हुकूमत का भी हुआ, आवाम का भी हुआ, अभी तक तो आपके कोई मुतालबे एड्रेस नहीं हुए। व्हाट नेक्स्ट, आगे आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान जिस मुश्किलात से गुज़र रहा है, तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए और इनको मुज़ाकरात करने चाहिए, इनको कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, क्योंकि हर तबका परेशान है और वो मुश्किल में है। और आप जब तक मईशत का पहिया चलने नहीं देंगे, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बेहतर नहीं होगी, आपके लिए और मसाइल बढ़ेंगे। लिहाजा इनको पहले चाहिए कि ये सारी जो ताजर दोस्त जिसको कहा है, मेहरबानी फरमा के इसको ताजर दोस्त को छोड़ के ना कोई और नाम दे के कोई नई पॉलिसी हमारे साथ बैठ के और उसको बनाएं, और बनाने के बाद हम ये समझेंगे, हम ये समझते हैं। अब एक और बात बताऊं, पॉजिटिव बात, हम इन हुक्मरानों से ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि हमारा पाकिस्तान मुश्किल में है। हम इनसे ज़्यादा कौम परस्त इसलिए हैं कि इन्होंने यहाँ से भाग जाना है, हमने अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजारनी है और मरते दम तक यहीं रहना है। आपका पॉइंट इसलिए एक मिनट, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ ये बैठे। अगर इनको को IMF का दबाव है, हम इनको बेहतर तजावीज़ देंगे। इनको अगर ये करोड़ जमा कराना चाहते हैं, हम इनको 10 करोड़ लेके देंगे। और अगर ये ना माने, ईमानदारी से हम लोग गैर मुइना मुद्दत के लिए हड़ताल में सारे ताजर चले जाएंगे। अगर चले गए तो आम तबके भी शामिल होकर रोड पे आ गए तो मीर साहब वाली बात है कि अनारकी फैलने का बहुत ज्यादा अंदेशा है। बिल्कुल ठीक। काशिफ चौधरी साहब, आपके पास क्या तजवीज़ है? आपकी अगर बात नहीं मानेगी तो व्हाट नेक्स्ट? शॉर्टली जरा टाइम। देखिए जी, बिजली की कीमत कम करना होगी, ताजर दोस्त स्कीम को वापस लेना होगा, आटे, चावल, अशियाए खुर्दोनोश, दवाइयों, स्टेशनरी पर लगाए गए टैक्स दुरुस्त करना होंगे, तमाम टैक्सेस को मुनसिफाना करना होगा। नहीं किए तो मैं हुकूमत को भी और ताजरों को भी ये कहना चाहता हूँ कि हम मुल्कगीर मुशावरत कर रहे हैं। हम पहले मरहले में 2 से 3 दिन की हड़ताल और फिर गैर मुइना मुद्दत का पहिया जाम और शटर डाउन कर देंगे, और पाकिस्तान का शटर तब खोलेंगे जब यह निज़ाम दुरुस्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील मीर साहब आपका, काशिफ चौधरी साहब आपका, अतीक मीर साहब आपका, आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, जो हमारे ताजर रहनुमा हैं इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत इनके साथ बैठ के एक पॉलिसी बनाए, कंसेंसस डेवलप करे, उसके बाद पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन करे, तो शायद ये हड़तालें और एहतजाज ना हो। और ये सब ताजर रहनुमा जो इस बात पे कन्विंस हैं कि वो टैक्स नेट को बढ़ाना भी चाहते हैं, माशी गर्दाब से मुल्क को निकालना भी चाहते हैं, लेकिन गुफ्तगू पहले होनी चाहिए और पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन बाद में होनी चाहिए। नाज़रीन, एक ब्रेक से वापस आएंगे तो माहिर मईशत हमारे साथ होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे ये जो ताजरों की हड़ताल और जो ये एक स्कीम है इसके हवाले से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब टाइम देने का। सर, ये फरमाइएगा, ये जो ताजर दोस्त स्कीम है, इस स्कीम के हवाले से जो ताजर रहनुमाओं से हमारी गुफ्तगू हुई, जो हमने थोड़ा बहुत इसको समझने की कोशिश की, वो ये कहते हैं कि एडवांस टैक्स लेने की शर्त इंप्लीमेंट की जा रही है, और उसके बाद फिर जब रिटर्न जमा होगी तो फिर उसमें अगर टैक्स ज़्यादा किसी ने पे किया होगा तो उसको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो इस बात के ऊपर शायद ताजर रहनुमा एग्री नहीं कर रहे। क्या आप भी यही समझते हैं कि जो ताजर दोस्त स्कीम है वो इसी खदोखाल से मुताल्लिक है, इसी तरह की है?
बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बिल्कुल बुनियादी बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में जब भी सियासी बहरान होता है, माशी बहरान होता है, कोई मुश्किल होती है, तो हुकूमत और बहुत सारे इदारे कोशिश करते हैं कि गैर ज़रूरी मामलात को आसमान तक उछाल दें, ताकि असल चीज़ जो असल मसला पीछे चला जाए। यही बात ताजरों की है। आपको याद होगा कि मुशर्रफ के ज़माने में 25-30 साल हो गए, उस ज़माने में मुशर्रफ साहब ने दुकानों पर फौज तैनात कर दी थी कि ये वहाँ से आगे करेंगे, मगर पीछे हट गए। ये कोई आज का मसला तो नहीं था ना। आज मेरे मुल्क का मसला ये था कि IMF के साथ मेरे मामला तय नहीं हो रहे, हुकूमत ने गलत वायदे किए, गलत बातें की थी, और ये भी पता है कि IMF से कर्जा मिलने के बावजूद हमारे मसले रहेंगे और मुश्किलात रहेंगी, और शायद 2027 के बाद फिर जो है एक मरतबा फिर IMF के पास जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को पस्ते पुश डालने के लिए जो माजी में हिकमत अमली थी वो फिर अपनाई गई है। पहले आपने देखा IPPs, अरे भाई IPPs का आज का मसला तो नहीं था। बिजली के बिल, आपको याद होगा इमरान खान साहब 2018 से पहले जब अपोजिशन में थे वो बिजली के बिल जलाया करते थे। अब अचानक IPPs का मसला उछाल दिया, हालांकि उससे चंद सौ अरब रुपए मिलने वाले नहीं थे। इसी तरह से ये ताजरों का मसला है। मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से बता दूं, कोई इसको इनकार नहीं कर सकता पाकिस्तान में, और ये तीनों पार्टियों के मंशूर में भी लिखा है। अगर पाकिस्तान में हर किस्म की आमदनी जो 6 लाख रुपए इस वक्त है, मैं कहता हूँ आप 10 लाख कर दें, 10 लाख से नीचे जिसकी भी आमदनी है उससे हमें टैक्स नहीं लेना है, चाहे ताजिर हो, सनतकार हो, कोई भी हो। लेकिन 10 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा जिसकी भी आमदनी है उससे हमें टैक्स लेना है। ये इनके तीनों पार्टियों के मंशूर में भी है। मईशत को दस्तावेजी बनाना है, तो ये चीज़ से ताकतवर तबकों के मफादात मुतासर होते हैं, पार्लियामेंट वालों के भी, सियासतदानों के, ताजरों के, सनतकारों के, सियासी पार्टियों के। तो कोई ये नहीं चाहता कि इस पर अमल हो, और सबको ये 100% यकीन है कि अगर ये नहीं करते तो पाकिस्तान की मईशत मुश्किलात का शिकार रहेगी। तो आप, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ताजरों से आप कितना टैक्स लेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वो मान भी जाएं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने ये कहा कि FBR ने एक साल में 15,000 अरब रुपया साल कम वसूल किया है। 9,000 अरब रुपया उन्होंने वसूल किया, 24,000 उनको करना चाहिए था। ये अल्फाज हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान। इसमें मैंने सूबों का भी शामिल कर दिया, काला धन भी कर दिया, वो बनता है 22,000 अरब। अगर किसी को पाकिस्तान से मोहब्बत है, किसी भी पार्टी को और या किसी इदारे को, तो वो ये कहे कि जनाब ये जो 22,000 अरब का साल का नुकसान है या 15,000 अरब का है, इसका एक हिस्सा वसूल कर लें। वो एक हिस्सा उससे कई गुना ज़्यादा होगा जो आपको IPPs और ताजरों से मिलेगा, और वो पैसा जब आएगा तो उससे आवाम की हालत बेहतर होगी। GST 17.5 या 18% से 7.5% पर आ जाएगा। पेट्रोलियम लेवी भत्ता 60 रुपए से 0 पर आ जाएगा। महंगाई कम होगी, हुकूमत के पास पैसे होंगे तालीम सेहत के लिए। लेकिन अशराफिया जो नाजायज़ फ़ायदे उठा रही है। लेकिन डॉक्टर साहब जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं और जो हम सूरत-ए-हाल देख रहे हैं कि ताजिरों ने कहा जी ताजिर दोस्त स्कीम जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शटर डाउन हो गया, हर तरह के तबका जो ताजिरों का था वो इसका हिस्सा बन गया, और बज़ाहिर उनकी नज़र में एक बड़ी कामयाब स्ट्राइक गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो तनख्वाहदार तबका है, वो तनख्वाहदार तबका जो है वो तो स्ट्राइक भी नहीं कर सकता, बेचारा सरकारी मुलाजिम है या नीम सरकारी मुलाजिम है, और उनके ऊपर टैक्स इतने लगा दिए गए हैं कि वो भी आसूदा नहीं है, वो भी परेशान हाल है। तो ये सिस्टम स्मूथ कैसे होगा, ये कैसे चलेगा? ना तनख्वाहदार तबका खुश, ना ताजिर खुश, ना मईशत का पहिया चल रहा है, तो ये सारे गर्दाब से हम निकल कैसे सकते हैं? ये आपका सारा जिस्ट आपके प्रोग्राम का यही होना चाहिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। अगर किसी को इस मुल्क में इसकी धमकी देनी थी कि मैं हड़ताल पर जा रहा हूँ, धमकी देनी थी, तो उसको ये कहना चाहिए था कि जनाब ये जो 15,000 अरब रुपए की वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बात की है, उनकी जिम्मेदारी है कि उसका बड़ा हिस्सा एक साल में वसूल करें, बाकी अगले साल में कर लें। जब वो ये कर लेंगे तो आप ये देखेंगे कि तालीम का में भी पैसा ज़्यादा आ जाएगा, सेहत भी आ जाएगा, ताजरों की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि भाई 10 लाख रुपए कम से जिसकी आमदनी है उससे हम टैक्स लेंगे ही नहीं, हम तो 10 लाख से ऊपर लेंगे, और कोई 15, 20, 22,000 रुपया आपको मिल जाएगा, 22,000 अरब रुपया। लेकिन कोई पार्टी
ये क्यों नहीं कहती कि हम हड़ताल करेंगे अगर ये 22,000 अरब रुपया आप वसूल नहीं करते और इसको वसूल करके आवाम को रिलीफ नहीं देते, उस वक्त ताजिरों की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। आज अगर आपको पाकिस्तान को बचाना है तो एक चौथी कुव्वत की जरूरत है। ये तीनों पार्टियां जो वफाक में और सूबे में हैं और माजी में रही हैं, ये कतई नहीं करेंगी। तो जो चौथी कुव्वत होगी, अगर वो पाकिस्तान से उसको मोहब्बत है तो वो हुकूमत से ये कहे, अवाम उसके साथ आएंगे 25 करोड़ कि जनाब हम ये कह रहे हैं कि आप जिसकी ज्यादा आमदनी उससे टैक्स लें, तालीम का बजट बढ़ाएं, सेहत का बजट बढ़ाएं, जीएसटी 18 से 7.5 पे लेके आए, पेट्रोलियम लेवी खत्म करें ताकि बिजली अच्छा गैस डॉक्टर साहब, ये जो इस टाइम मार्कअप का रेट है तकरीबन को 19.5% पे है, अगर ये मार्कअप का रेट नीचे 11-12% पे आ जाए तो ये मुमकिन है कि पैसा जो बैंकों में लोगों ने रखा हुआ है वो मार्केट में फ्लड होगा और उससे कोई ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, कोई मईशत का पहिया चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी तो मसला ये है कि महंगाई अपनी जगह पे एक मुसल्लिमा हकीकत है और दूसरी जगह पे मईशत चल नहीं पा रही है, तो ये भी तो एक आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट पे आगे हम समझते फंस गई है, मईशत फंस गई है। यही अशराफिया की मैशत है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं बड़ा आम नुक्ता उठा रहा हूँ, मेरे तजर्बात का निचोड़ है जिंदगी भर का जो मैं बात आपको कर रहा हूँ। ये कोई मामूली बातें नहीं है। आप ये बताइए कि जो हमारे बैंक्स हैं वो बेतहाशा मुनाफा कमा रहे हैं। पहले कुछ साल पहले वो 480 रुपए कमाते थे, आज 1400 अरब रुपए कमा रहे हैं एक साल में। क्यों कमा रहे हैं? स्टेट बैंक ने कानून बनाया है और जो आइन के खिलाफ है वो ये है कि आप जो डिस्काउंट रेट है उससे 150 पॉइंट कम करके खातेदारों को मुनाफा दें, हालांकि वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग में है। तो जब बैंकों का मुनाफा 480 अरब से 1400 अरब हो गया तो खातेदारों को मुनाफा बढ़ना चाहिए था और अफराद-ए-ज़र कम होना चाहिए था। साजिश हुई कि ये 25A4 जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, 26A4 और 40A के मुनाफे में शरीक करें। स्टेट बैंक और सब मिलकर उसकी खिलाफ वर्जी करके कह रहे हैं कि डिस्काउंट रेट से करें। तो जब आप डिस्काउंट रेट से कम करेंगे तो ताजिरों को तो फायदा हो गया, सनतकारों को भी हो गया। ये मेरे मुल्क के जो 5 करोड़ खातेदार हैं उनका भी तो कभी सोचें। आप ये सारा जिंदगी ताजिर, सनतकार और बरामद कुनंदगान। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपने तनख्वाहदार तबकों की बात की, मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 करोड़ लोग पाकिस्तान के गरीब तबके के ऐसे हैं जिनसे कानून के मुताबिक हुकूमत टैक्स नहीं ले सकती। वो उनसे आप मोबाइल पे टैक्स ले रहे हैं, हालांकि उनकी आमदनी कुछ भी नहीं है, 50,000 रुपया महीना भी नहीं है। 9 करोड़ लोगों से आप गैर कानूनी टैक्स ले रहे हैं। घरेलू खवातीन ने 3, 4, 5, 10 लाख रुपए जमा कर दिया, आप उससे 30% टैक्स ले रहे हैं, हालांकि उनकी आमदनी 6 साल से कम है। वो नहीं बोल रहे, तनख्वाहदार तबके नहीं बोल रहे। वो दिन भर क्या काम करते हैं? सोशल मीडिया पे वो जो सोसाइटी पार्टी जो है, सियासी पार्टियों के मंशूरों को इधर उधर से करते रहते हैं, उसके साथ जुल्म हो गया, उसके साथ। अरे भाई तुम अपनी बात करो। तनख्वाहदार तबके, तुमने 375 अरब रुपया टैक्स दिया है और जरी शोबे ने 2.5 अरब रुपया टैक्स दिया है, जिनका आमदनी में कौमी में से 24%। ये लोग भी खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, न घरेलू खवातीन, न ये रिटायर्ड मुलाजमीन, न ये गरीब। ये जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और कर रहे हैं। असल क्या है, जो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये मसले का हल नहीं है डिस्काउंट रेट। जब तक आप बैंकों में ये इस्लाह ना करें, बैंकों के अच्छा डॉक्टर साहब, अगर 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 जमला पहले सुन लीजिए। जी जी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का आपके खाते के साथ लिखा है, 26A4 में लिखा हुआ है कि मुनाफे में शरीक करें। आप गैर कानूनी बना रहे हैं, उसको तो बात नहीं करते, सिर्फ एक बात कर रहे हैं, वो भी तो बात करें। नंबर 1 तो ये है। फिर मैं आखिरी बात आपको बता दूं, फिर आपका सवाल दो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर ये कहे, अगर सियासी पार्टियां नहीं कहती, चौथी कुव्वत कोई नहीं आती इन 3 पार्टियों के अलावा, तो सुप्रीम कोर्ट जो है, आपने देखा इलेक्शन के मामले में मुदाखलत कर रही है, तो वो रिजर्व सीट्स के बारे में मुदाखलत कर रही है, सही कर रही है। वो कभी ये भी तो कहेंगे भाई एक 25 अलीफ है आइन, जिसमें ये लिखा कि 5 साल से 16 साल के हर बच्चे को स्कूल जाना है। वो 26 मिलियन बच्चे हैं, 2 करोड़ 60 लाख है। वो तो 2080 तक भी नहीं जाएंगे। तो मुझे कौन सी जमहूरियत चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कहे कि भाई मुझे 25 पे अमल दरामद कराना है। हुकूमत ये बताए कि 3 साल में इन 26 मिलियन बच्चों को स्कूल भेजना है। उसके लिए 1 साल में बजट रखें, उसके बाद सूद जितने देना है उसका बजट रख दें, दिफा के लिए बजट रख दें, जो आपने अखराजात कम करके देने वो रख दें, और बाकी आप टैक्स की वसूली करें जो 15,000 अरब करें। इस मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। अब मेरा जुमला सुन, अगर सुप्रीम कोर्ट 25 के तहत ये फैसला, ये एक्शन ले ले, या ये जो चौथी कुव्वत है वो ये मुतालबा करें कि जनाब ये ताजिर सनतकार तो ठीक है, मैं तो कहता हूँ हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं,
बैंकों को कानून के मुताबिक मुनामा दे। मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ, पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी, जी गरीब ठीक, की किस्मत बदल जाएगी। जी वो हम ठीक, करेंगे क्योंकि जी ठीक, ताकतवर अशराफिया। जी ठीक, आपकी भी जो गुफ्तगू का महवर है वो ताकतवर अशराफिया है, जी इससे ठीक, क्या मिलने वाला है? नहीं मिलेगा कुछ। जी ठीक, खराब। जी ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, मेरे बाकी पैनलिस्ट की भी गुफ्तगू भी आपने सुनी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करें, टैक्स नेट बढ़ाएं, टैक्स वसूली करें, जो भी करें, अगर उस पॉलिसी में उन लोगों को जिनके ऊपर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, उनके नुमाइंदों को, माहिर माईशत को, इनको बिठाया जाए और एक कंसेंसस से पॉलिसी बनाई जाए, गो कि उसमें टाइम लगेगा, लेकिन वो ऐसी पॉलिसी होगी जो इम्प्लीमेंट पोजीशन पे होगी, जो इम्प्लीमेंट करवाई जाएगी और जिससे हमें देर पा नताइज हासिल हो सकेंगे। लेकिन अगर फोर्सफुली किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर एहतजाज है, शटर डाउन हड़तालें हैं और उसके बाद भी मुज़ाकरात हैं। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।